बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद वक्कास। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन इज़ इनएविटेबल। जैसा कि हमने इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया है कि एफिशिएंट रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज़ रिक्वायर्ड। अब ग्लूकोज की जो ऑक्सीडेशन है, इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन को एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से इनहेल किया जाता है और फिर उसके बाद ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको बॉडी से एक्सेल आउट करवाया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को एक्सचेंज ऑफ द गैसेस का नाम दिया जाता है। एक्सचेंज ऑफ द गैसेस में हमारे पास जब गैसेस की इनहेलेशन और एक्सलेशन का प्रोसेस जनरेट होता है तो क्या होता है? सबसे पहले एटमॉस्फेयर से यानी आउटर एनवायरनमेंट से ये गैसेस लंग्स में डिफ्यूज होती हैं। आउटर एटमॉस्फेयर से ये गैसेस लंग्स में डिफ्यूज होती हैं। ठीक है, इसके बाद लंग्स से होती हुई ये गैसेस हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड में डिफ्यूज होती हैं। ठीक है, फिर ब्लड से होती हुई ये गैसेस हमारे बॉडी टिश्यूज को अप्रोच करती हैं, where the process of cellular respiration takes place। और इस सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो आने वाली ऑक्सीजन है ये यूटिलाइज होती है। आने वाली जो ऑक्सीजन गैस है ये यूटिलाइज होती है और इस प्रोसेस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस की तरफ मूव कर। अब देखें, एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन है ये लंग्स, ब्लड और बॉडी टिश्यूज में अल्टीमेटली डिफ्यूज होती है। यहां पे बाय द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड और फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसी सेम रूट से वापस जाती है, यानी बॉडी टिश्यूज, ब्लड, लंग्स और बैक टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। तो यूं गैसेस की साइकिलिंग जो है इनसाइड द बॉडी वो कंप्लीट होती है और इस प्रोसेस को एक्सचेंज ऑफ द गैसेस का नाम दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि एक्सचेंज ऑफ द गैसेस में सबसे पहले स्टेप में गैसेस लंग्स में डिफ्यूज होती हैं और वो कैसे डिफ्यूज होती हैं उसके बारे में हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। स्टेप नंबर 2 में लंग्स के अंदर स्टोर्ड गैसेस को बॉडी टिश्यूज की तरफ डिफ्यूज करवाना है, लेकिन किसके थ्रू डिफ्यूज होंगी? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। तो लंग्स से ब्लड एंड देन टू द बॉडी टिश्यूज गैसेस की डिफ्यूजन होगी। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बात बताई थी कि जो गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन है ये सिंपली लॉज ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करती है। ठीक है, और लॉज ऑफ द डिफ्यूजन क्या है? लॉज ऑफ द डिफ्यूजन ये है कि गैसेस की डिफ्यूजन हमेशा हायर पार्शियल प्रेशर जोन से लोअर पार्शियल प्रेशर जोन की तरफ होगी। ठीक है, गैसेस की डिफ्यूजन हमेशा हायर पार्शियल प्रेशर जोन से लोअर पार्शियल प्रेशर जोन की तरफ होगी। इसका मतलब यह है कि लंग्स में अगर हम लंग्स की बात करते हैं, देयर वुड बी हायर पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, और टुवर्ड्स द ब्लड एंड टुवर्ड्स द बॉडी टिश्यूज देयर वुड बी लोअर पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, जब ये कंडीशन होगी तो गैसेस लंग्स से बॉडी टिश्यूज की तरफ डिफ्यूज होती हैं वाया ब्लड एंड वाइस वर्सा। कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका लोअर पार्शियल प्रेशर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लोअर पार्शियल प्रेशर होगा लंग्स में, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का हायर पार्शियल प्रेशर जनरेट होगा इनसाइड द बॉडी टिश्यू। तो कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन बॉडी टिश्यू से ब्लड के थ्रू वापस लंग्स की तरफ होगी। ठीक है भाई, तो सिंपली लॉज ऑफ डिफ्यूजन को अगर देखा जाए तो लॉज ऑफ डिफ्यूजन के मुताबिक हम ये बात बोलेंगे कि अगर लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू बॉडी टिश्यूज में डिफ्यूज होगी जहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। ठीक है, और फिर बॉडी टिश्यूज के अंदर जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू द लंग्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी टिश्यूज से लंग्स की तरफ वापस आएगी।
एक बात। दूसरी बात, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में यह बात बोली थी कि गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। ठीक है, गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है विच कैन बाइंड विद द गैसेस। अब जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हमारे लिविंग सिस्टम में, ह्यूमन लिविंग सिस्टम में अवेलेबल हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स इंक्लूड्स हीमोग्लोबिन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस इंक्लूड हीमोग्लोबिन नंबर 1 एंड मायोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। तो ये दो डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं जो ह्यूमन बॉडी में आपको नजर आते हैं। हीमोग्लोबिन विल बी फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स, जबकि मायोग्लोबिन वुड बी फाउंड इन मसल्स। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में होते हैं, जबकि मायोग्लोबिन जो है ये मसल्स में होते हैं। ठीक है भाई, अब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है जो गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब अगर हम इन गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन पर, कि किस तरह से ऑक्सीजन को फ्रॉम द लंग्स टुवर्ड्स बॉडी टिश्यूज डिफ्यूज करवाया जाता है, या वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन को एंश्योर करते हैं फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी टिश्यूज। ठीक है, एटमॉस्फेयर से आने वाली जो ऑक्सीजन है या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इसकी जो डिफ्यूजन है, ये डिफ्यूजन लंग्स से बॉडी टिश्यूज की तरफ या तो हीमोग्लोबिन के थ्रू होती है या फिर डायरेक्टली ब्लड प्लाज्मा के थ्रू होती है। मैंने आपको बताया कि गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन के लिए कॉम्प्लेक्सेस का होना जरूरी है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, बट अ वेरी माइनर क्वांटिटी, बहुत स्मॉलर क्वांटिटी जो है गैसेस की वो ट्रांसपोर्ट होगी। हीमोग्लोबिन के थ्रू 97% ऑफ ऑक्सीजन कैन बी ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, जबकि ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ओनली 3% ऑफ द ऑक्सीजन कैन बी ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, और ये ऑक्सीजन लंग्स से बॉडी टिश्यूज की तरफ डिफ्यूज होगी। ठीक है, जिसमें हीमोग्लोबिन 97% और ब्लड प्लाज्मा जो है वो 3% के करीब अपना रोल प्ले कर सकता है। ठीक है भाई, यहां तक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखना ये है कि ये हीमोग्लोबिन किस तरह से हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में। हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। जब ये बाइंड करेगा तो ये Hb4O2, ये 4O2 है। ठीक है, या HbO8 मॉलिक्यूल जनरेट करेगा। इस मॉलिक्यूल को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है। ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास बनता है, इस मॉलिक्यूल को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है। जब हम हीमोग्लोबिन की केमिकल कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे तो हम ये देखेंगे कि द मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन व्हिच इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन हैव 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन व्हिच इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन हैव 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इसलिए एट अ टाइम अ सिंगल हीमोग्लोबिन कैन बाइंड 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो हम इक्वेशन लिखते हैं Hb+4O2, तो एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन बाइंड करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद HbO8 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स बनता है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी। ये 4 सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखना ना, मैंने ये को गलती की है। ये 4 ऑक्सीजन के साथ है। ये 4 रिप्रेजेंट करता है कि एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन बाइंड करते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पर जो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स है उसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। अब आप देखें कि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल? एक ऐसा मॉलिक्यूल जो बनता है
by the combination of Lewis acid and Lewis base in the presence of central metal atom is called complex molecule. इंशाल्लाह इनऑर्गेनिक में जब आप मेटल्स की ट्रांजिशन एलिमेंट्स या मेटल्स की आप डिटेल्स पढ़ेंगे तो उसमें आप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? ये भी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, क्योंकि हीमोग्लोबिन इटसेल्फ एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का नाम है और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की ये प्रॉपर्टी है कि उसमें सेंटर में एक मेटालिक एटम होता है। तो हीमोग्लोबिन में मैंने आपको बताया कि जो मेन मेटालिक एटम है वो है Fe यानी आयरन। ठीक है भाई। बाकी 3% के करीब जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है और जब ये ब्लड सर्कुलेट करता है, ब्लड प्लाज्मा सर्कुलेट करता है तो इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी सर्कुलेट करती है। ठीक है भाई। अब यहां पर मैं आपको एक दो बातें एडिशनल बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हीमोग्लोबिन इटसेल्फ आयरन का कॉन्सेप्ट है, आयरन का कॉम्प्लेक्स है। तो बेटा देखें, हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स है आयरन का। ठीक है भाई। अब यहां पर आपको पता है कि जो ब्लड है ये रेड कलर का अपीयर होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आयरन है, फेरस, और आपको पता है कि जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, और टेक्निकली ये रस्ट का फार्मूला है। डेफिनेटली आपने केमिस्ट्री मैट्रिक में ये पढ़ा हुआ है। अब रस्टिंग का जो फार्मूला है Fe2O3, तो रस्टेड कलर हो जाता है ब्लड का, और रस्टेड कलर डार्क मैरून या डार्क रेड कलर का होता है। इसका मतलब ये कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलर्ड है बिकॉज ऑफ आयरन। तो ओरिजिनल कलर जो ब्लड का होता है वो होता है पर्पल वॉयलेट, वो पर्पल या वॉयलेट होता है, और ये कलर आपको वेन्स में नजर आता है। ये कलर आपको वेन्स में नजर आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का नजर आता है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर हम तो जब भी ब्लड देखते हैं रेड होता है। उसकी वजह ये है कि जाहिर है जब भी आपको पिन प्रिकिंग होगी, आपकी बॉडी से जब भी ब्लड ऊज आउट होगा, जैसे ही ब्लड बाहर निकलेगा, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, फौरन ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और ऑक्सीडेशन के बाद रस्टेड कलर की वजह से ये ब्लड आपको हमेशा रेड कलर का नजर आएगा। ठीक है। लेकिन एक्चुअल कलर पर्पल या वायलेट होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी वेन्स में होता है। ठीक है भाई। दूसरा, ये जो हीमोग्लोबिन है ये कितनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन को कैरी करेगा, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, या इसको ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी का नाम दिया जाता है। जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ये डिफाइन करती है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी बाइंड विद हीमोग्लोबिन। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल तो मैंने आपको बताया कि एक सिंगल हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर सकता है। ठीक है। एक सिंगल हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर सकता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कितना यूनिट है, कितना वॉल्यूम है ऑक्सीजन का जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सकता है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अच्छा, अब देखें जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है इसके लिए हमें हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन को देखना होगा। अगर हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड है तो जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ये होती है 20 ml पर 100 ml ऑफ द ब्लड, यानी 100 ml ऑफ द ब्लड में 20 ml ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिटेन्ड। और अगर ये हीमोग्लोबिन 98% सैचुरेटेड है तो ये जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ये 19.6 ml पर 100 ml ऑफ द ब्लड कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है। ये कैलकुलेशंस भी गिवन है, लेकिन फिर वक्त आपका जो कोर्स है उसमें से ये कैलकुलेशंस निकाली जा चुकी हैं। एनी हाउ वो लेक्चर में मैं आपको डिस्कस भी कर लूंगा। ठीक है। यहां पर अभी आप याद रखें कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, अगर हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड है तो 20% है, यानी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वुड बी 20 ml पर 100 ml ऑफ द ब्लड। और अगर ये हीमोग्लोबिन 98% सैचुरेटेड है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 19.6 ml पर 100 ml ऑफ द ब्लड होगी।
इसका मतलब ये है कि हर 100 ml ऑफ द ब्लड में इतनी क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कैरी की जा सकती है। तो कोई आपसे ये पूछे कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, तो आप उसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं कि अगर 100% सैचुरेशन है तो 20 ml पर 100 ml है, और अगर ये 98% सैचुरेशन पर है तो 19.6 पर 100 ml है। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है इस पे डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं। मसलन वो फैक्टर्स जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इफेक्ट कर सकते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को 3 फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 पीएच, और नंबर 3 कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूं कि जो टेम्परेचर है ये किस तरह से इफेक्ट करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। पीएच की अगर हम बात करते हैं तो जैसे जैसे पीएच को डिक्रीज करते हैं, यानी हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज करते हैं, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। और जैसे जैसे आप पीएच को इंक्रीज करते हैं, यानी आप हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को रिड्यूस करना शुरू करते हैं, तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी यानी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यूं समझ लें कि ये हीमोग्लोबिन है, इसको ऑक्सीजन ने भी बाइंड करना है, कार्बन डाइऑक्साइड ने भी बाइंड करना है। ठीक है, एक टर्म होती है अफिनिटी की, जैसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसके साथ रिएक्ट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। मैं उसकी समरी बता रहा हूं। वैसे तो ज़ाहिर है केमिस्ट्री में जो टेंडेंसी होती है ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से ये जो आपके पास हीमोग्लोबिन है अब इसकी भी अफिनिटी है फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन हैज मोर अफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन। यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी है ऑक्सीजन भी है तो हीमोग्लोबिन पहले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि मोर द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेसर विल बी द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। क्योंकि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन इफेक्टिवली कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करेगा। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो गई है तो अब ऑक्सीजन ज्यादा है, अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ इजीली बाइंड कर सकता है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ मोर टेंडेंसी टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड, मोर द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेसर विल बी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी शो करते हैं। आप टेम्परेचर को इंक्रीज करें, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें, या हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। जबकि पीएच डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी शो करती है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के साथ। आप पीएच को रिड्यूस करें, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, पीएच को इंक्रीज करें, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये आप हमारे आज के लेक्चर्स थे। इन टॉपिक्स में से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बेशुमार क्वेश्चंस बना करते हैं। फिर ये जो टॉपिक्स हैं दोनों, ये आपके एंट्री टेस्ट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। कल इंशाल्लाह ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर डिटेल में बात होगी। अल्लाह हाफिज़।